स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय विपिन खेमका में। हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट गिवन हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो हमें सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट कैसे करना है। अगर हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो तो सबको अरेंज करना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर कुछ को सेलेक्ट और कुछ को अरेंज करना हो तो उसका मेथड वन टेबल मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस पीएनसी के जरूर देखे होंगे और वहां से कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमेशा यूज करेंगे आप लोग जरूर सीख रहे होंगे। ध्यान रहे, थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें जरूर अटेम्प्ट करनी है तो ही हम लोगों को वो थ्योरी अच्छे से याद हो पाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग थ्योरी। ग्रुपिंग थ्योरी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। हम लोग ग्रुप्स को बनाना सीखेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पर एक रो 10 ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं उन 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फॉर एग्जांपल दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं। मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं 6:4 में। मतलब एक ग्रुप में हम 6 ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं और दूसरे ग्रुप में हम 4 ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं। तो आप लोग सोच के देखो, मैं उन 10 में से 6 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके दूसरे किनारे पे रख दूं। दोबारा ध्यान से सुनो, हम उन 10 ऑब्जेक्ट्स में से अगर 6 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें और दूसरे किनारे पे रख दें तो बोलो जरा, क्या अब आप लोगों को 6 और 4 के दो डिफरेंट ग्रुप वहां नजर आने लग गए क्या? या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 6 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते, हम वहां से कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते? 4 को, और हम उसको दूसरी तरफ रख देते। इधर 6 बचे, उधर 4 बचे। बोलो जरा, क्या आप लोगों को दो ग्रुप 6:4 में नजर आने लग गए क्या? यस और नो? तो हमको यहां से समझ आया कि जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स वो ओनली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। जो ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं वो केवल किसका प्रोसेस है? सिलेक्शन का। तो सबसे पहली बात हम लोगों को यह क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इज ओनली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हम लोग केवल यहां ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, हमें अरेंज नहीं करना है। अरेंज करने के लिए हमें प्रॉब्लम में अलग से बोला जाएगा अगर वो हमसे अरेंजमेंट चाहता है तो, या फिर प्रॉब्लम का लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा जिससे हमें पता चले कि हमें अरेंजमेंट करना है। लेकिन जहां तक फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की बात है तो हम लोगों ने भी बहुत इजी एग्जांपल से समझा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप जो है वो केवल और केवल किसका प्रोसेस होता है? सिलेक्शन का। तो सपोज करो अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 यहां डेराइव करने के लिए जाएं, जिसको आप लोग एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वैसे हमें अभी समझ आया कि अब हमें फॉर्मूला याद करने की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। सही बोल रहा हूं मैं कि जब हमारे पास किसी चीज का फॉर्मूला होता है तो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो हम बना ही देंगे, तो इसलिए मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं। सपोज करो हमारे पास m+n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है बोलो बच्चों? हमारे पास m+n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं और वो है m:n रेशियो के लिए। मैं इनको दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट्स को, और वो रेशियो है m:n। एक बात, m इज नॉट इक्वल्स टू n। ऐसा क्यों लिखा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन यहां m और n जो है वो अनइक्वल है। तो मैंने अभी अभी बताया अगर हम लोग यहां टोटल नंबर ऑफ वेज लिखें
तो देखो हम इन टोटल ऑब्जेक्ट्स में से आइदर m ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अलग रख दें और n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अलग रख दें। क्या हमें वहां दो डिफरेंट ग्रुप m रेशियो n के नजर आने लगेंगे क्या? दोबारा सुनो, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं m प्लस n। मैं उनमें से या तो m ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अलग रख दूं या फिर n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अलग रख दूं। दोनों ही केस में क्या आपको दो ग्रुप m रेशियो n के नजर आने लगे क्या? तो आइदर हम इनमें से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और इनमें से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होगा दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का। आप लोग शायद देख भी पा रहे हैं इन दोनों का वैल्यू जो है वो ऑलवेज इक्वल आएगा। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 1, NCR इक्वल्स टू क्या होता है? NCN माइनस R। बोलो बच्चों, NCR इक्वल टू क्या होता है? NCN माइनस R। तो अगर हम वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करें तो इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल है। और आप लोगों को NCR का फॉर्मूला याद होगा, एक बार रिपीट करो सब लोग। NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यस और नो? NCR का फॉर्मूला रिपीट करो, क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम वो फॉर्मूला यहां अप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स वो इतना आया। m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप m रेशियो n में डिवाइड करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n होंगे। तो देखो हम इसको एज ए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है m प्लस n, तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल m प्लस n आया। टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रहे दोनों अनइक्वल होने चाहिए। m रेशियो n में तो फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n से हमने डिवाइड किया। फॉर्मूला याद, फॉर्मूले का पैटर्न क्या है वो सबको समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये पूछता कि m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें इनको 3 अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है m:n:p रेशियो में। अगेन m, n एंड p आर अनइक्वल, तो हम लोग सिलेक्शन के नंबर ऑफ वे से तो कर ही सकते हैं। हमें दो बार ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। सोच के देखो, हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो हमें टोटल सिलेक्शन कितनी बार करना होगा? 2 बार। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो बोलो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ग्रुप्स में डिवाइड करने के अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज लिखूं तो देखो टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास? m प्लस n प्लस p, तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल होगा m प्लस n प्लस p। डिनोमिनेटर बोलो जरा, हमें 3 ग्रुप डिवाइड करने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलो में क्या क्या है? m, n एंड p, तो डिनोमिनेटर में होगा फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल p। कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बनाया करते हैं। जब भी हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ध्यान रहे मैं यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। एनसीआर का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट्स कैसे हों? डिफरेंट हो। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए बोलो बच्चों? डिफरेंट। तो इसलिए जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट्स कैसे हों? डिफरेंट हों। ये बात सबको याद रहेगी। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने पर ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिलेक्शन का। कोई डाउट किसी को? जैसे हम लोग एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहां पर कवर करते हैं, ठीक है? सपोज करो ये मैं रफ कर रहा हूं, सब लोगों ने कॉपी कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ी कि जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है। एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप जस्ट किसका प्रोसेस है? सिलेक्शन का। तो आज के बाद हमें उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें करना है।
जैसे अगर मैं पहला प्रॉब्लम करूं, सपोज करो हमारे पास 10 डिफरेंट टॉयज हैं और हमें फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड these toys into two groups of 6:4। तो फर्स्ट पार्ट में हमको बोला हुआ है कि हमारे पास 10 डिफरेंट टॉयज हैं और इन 10 डिफरेंट टॉयज को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं और वो 2 ग्रुप्स का रेशियो क्या है 6:4। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, टोटल ऑब्जेक्ट्स और जितने जितने रेशियो में हम लोग इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेज बोलो बच्चों क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। आप लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेना। सेकंड पार्ट, अब हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट these groups या these toys into 2 brothers। अब हमें क्या करना है, इन 10 डिफरेंट टॉयज को पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, बाद में 2 ब्रोदर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिवाइड करने का नंबर ऑफ वेज ये रहा। एंड का मीनिंग हम लोग लेक्चर 1 में ही पढ़ चुके हैं। एंड का मतलब मीनिंग कौन सा रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो एंड, अब मेरे पास सपोज करो ये 2 ग्रुप आ चुके हैं, ये 2 ब्रदर्स हैं ए एंड बी, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो देखो अब हमें इन ग्रुप्स को ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ फेज मैं ऐसा हो सकता है कि ए को या तो फर्स्ट ग्रुप दूं या सेकंड ग्रुप दूं, रिमेनिंग ग्रुप किसके पास चला जाएगा, बी के पास। तो यहां हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के भी नंबर ऑफ फेज कितने हुए, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया, ये बात सबको क्लियर है। हम लोग ग्रुप्स को 2 ब्रोदर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सपोज करो ब्रोदर ए है, उसको हम आइदर फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं और सेकंड ग्रुप दे सकते हैं। तो टोटल रिमेनिंग ग्रुप बी के पास चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ फेज कितने हैं, 2। तो एक बात यहां से हमको समझ आई कि ग्रुप बनाने के बाद अगर हमें उनको R% में डिस्ट्रीब्यूट करना हो विदाउट एनी कंडीशन, इस बात पे ध्यान देना, हमें उनको R% में डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी कंडीशन। तो हम लोग आंसर लाने के लिए फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी कंडीशन नहीं हो। जैसी हमारी इच्छा हो हम वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं यहां कंडीशन यूज करूं, सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को नंबर सी बना रहा हूं चेंज करके, हमें अभी भी नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज इनटू 2 ब्रदर्स इफ यंगर ब्रदर रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। यंगर ब्रदर रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। तो देखो पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप किया, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। लेकिन अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ फेज फैक्टोरियल 2 नहीं होंगे। वो जो मैंने नोट बोला कि फैक्टोरियल R से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो तभी होगा जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमें गिवन नहीं हो। यहां हमें कंडीशन गिवन है कि यंगर ब्रदर को मैक्सिमम टॉयज मिलने चाहिए। तो अब सोच के देखो, जो हमने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए हैं 6:4 के, अब यहां डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही मेथड है। समझ में आ रहा है कौन सा? 6 वाला ग्रुप यंगर ब्रदर को चला जाए और 4 वाला ग्रुप एल्डर ब्रदर को चला जाए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर ऑफ फेज कितना है, 1। तो जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या वो सबको क्लियर है?
कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के बाद अगर हमें उन ग्रुप्स को r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तब जब हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन नहीं हो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। यहां हमें डिस्ट्रीब्यूशन के केस के लिए पर्टिकुलर कंडीशन गिवन थी कि यंगर ब्रदर को मैक्सिमम टॉयज मिलने चाहिए, इसलिए यहां फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब हमें केस काउंट ही करने पड़ेंगे, तो जब हमने केस काउंट किए तो हमें पता चला कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का कितना नंबर ऑफ फेज है, 1। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हम लोग यहां अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान रहे कि अभी तक हम लोगों ने तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स किया है, ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया है, उसके बाद हम उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना अब चालू कर रहे हैं। सपोज करो मेरे पास 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों? 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं, 5:4:2 में। 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 5:4:2 के ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहां टोटल नंबर ऑफ वेज लिखूं, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो शायद आप समझ पा रहे हो वो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट these groups into 3 people, अगर हमें ये टोटल नंबर ऑफ फेज निकालना होता तो देखो पहले हम लोगों ने ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन हमें गिवन नहीं है, तो पर्टिकुलर कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? फैक्टोरियल 3 से। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम लोगों को यहाँ फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर हमसे प्रॉब्लम में बोला जाए। तो अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया, जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा, एक बार उसको दोबारा देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास m + n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं m:n में। हम इनको किस में डिवाइड करने वाले हैं? 2 ग्रुप्स में, और 2 ग्रुप्स का रेशियो क्या है? m:n। और मैंने आपको बोला कि m इज नॉट इक्वल्स टू n है। सपोज करो अगर ये इक्वल हो जाता, अगर m इक्वल्स टू n होता तो वहां क्या चेंजेस आते वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ वेज कितना आता है वो हम लोगों को मालूम है। सपोज करो अगर m इक्वल्स टू n हो जाता तो वहां क्या इंपैक्ट आएगा, ये बताने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगा, और डेफिनेशन है इक्वल ग्रुप्स। किसका डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग? इक्वल ग्रुप्स की। 2 ग्रुप को हम लोग इक्वल ग्रुप कब बोला करेंगे, और अगर ग्रुप्स इक्वल हैं तो हमारे आंसर पे क्या चेंजेस आएंगे। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्वल ग्रुप्स का, कि इक्वल ग्रुप्स एक्चुअली हम बोलते किसको हैं, और इक्वल ग्रुप के केस में हमारे सॉल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो अगर हम लोग इक्वल ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए। 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स जो हैं वो इक्वल ग्रुप्स तब होंगे
जब पहला कंडीशन वो ये सेटिस्फाई करें कि उनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम। और नंबर सेकंड, एनी नेम और नंबर does not assign to the groups। वो जो ग्रुप्स है उनको कोई भी नेम और नंबर असाइन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो क्लास हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12, और दोनों में 50-50 स्टूडेंट्स हैं, तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, क्लास 11th एंड क्लास 12, दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 50-50 हैं, लेकिन हम लोगों ने इन ग्रुप्स का एक पर्टिकुलर नेम असाइन किया है कि ये क्लास 11 है और ये क्लास 12 है। बोलो जरा, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? ये इक्वल ग्रुप्स नहीं है। हाँ, मैं ये बोलता कि 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके दो ग्रुप बनाए 50-50, ये इक्वल ग्रुप्स है। तो इक्वल ग्रुप्स होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो उनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होना चाहिए, दूसरा उनका कोई पर्टिकुलर नेम या नंबर उन ग्रुप्स के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, तो ही हम उनको बोलेंगे इक्वल ग्रुप्स। क्लियर है सब लोगों को? चलो, तो अब इक्वल ग्रुप्स के केस में हमारे आंसर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से लेके समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास 4 डिफरेंट टॉयज हैं, ये हमारे पास 4 डिफरेंट टॉयज हैं, T1, T2, T3, T4। मैं इनको 2:2 के ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं। अगर हम नंबर ऑफ वेज जो अभी तक पढ़ते आए हैं, अगर हम नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करें तो वो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कितने आने वाले हैं, 6। देखो मैं लिखता भी हूं 6 कौन कौन से होंगे। T1, T2 एक ग्रुप में हो, सेकंड ग्रुप में T3, T4 हो, T1, T3 हो, सेकंड ग्रुप में T2, T4 हो, T1, T4 हो, T2, T3 हो, T2, T3 हो, T1, T4 हो, T2, T4 हो, तो T1, T3 हो, एंड लास्ट T3, T4 हो, तो T1, T2 हो। लेकिन ध्यान से देखो, ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स नंबर ऑफ वेज देखो इक्वल है। T1, T2, T3, T4 वो ये रहा, T1, T2, T3, T4। सिमिलरली ये और ये सेम, सिमिलरली ये और ये ग्रुपिंग थ्योरी से। तो इट मींस यहां हमने 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ वेज वो भी कितने से डिवाइड हो गए, 2 से। मतलब इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ओनली कितने होंगे, 3। या तो ये 3 या ये 3, दोनों सेम है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। सोच के देखो क्या इनके अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या? तो हमें इस एग्जांपल से समझ आया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को R इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, कितने इक्वल ग्रुप्स में, R इक्वल ग्रुप्स में, तो हमने जो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज पढ़ा है हम उसको फैक्टोरियल R से डिवाइड कर देंगे। सबको क्लियर है? जो हमने पहले टोटल नंबर ऑफ वेज पढ़ा है हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बोलो बच्चों, फैक्टोरियल R से। जैसे अगर हम लोग यहां फॉर्मूला डेराइव करें, अगर हम लोग यहां फॉर्मूला डेराइव करने के लिए जाएं, सपोज करो मेरे पास 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट अभी भी डिफरेंट होने चाहिए तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखना। मेरे पास 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड मैं इनको 2 इक्वल ग्रुप्स n:n में डिवाइड करने वाला हूं। 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं 2 इक्वल ग्रुप्स n:n में डिवाइड करने वाला हूं। तो बोलो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सब लोग जरा बोलो तो। टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 2n, टोटल ऑब्जेक्ट्स n और n के ग्रुप, तो फैक्टोरियल n 2 इक्वल ग्रुप्स, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ये बात सबको क्लियर है? ये
ग्रुप फॉर्मेशन के टोटल नंबर ऑफ फेज हैं। अगर हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो वो कंसेप्ट जो हम पहले पढ़कर आए हैं वो यहां अप्लीकेबल होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से है, वो यहां अप्लीकेबल होगा। ये जो नंबर ऑफ फेज हैं ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के हैं। सिमिलरली अगर हमें 3n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और मैं इनको 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहूं, 3 इक्वल ग्रुप्स में, तो ऑब्वियस सी बात है 3n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 इक्वल ग्रुप्स, तो ईच ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, शायद आप सब लोग अब बता पाए, टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में बोलो बच्चों, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, एंड ये 3 इक्वल ग्रुप है इसलिए अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो हम लोग इन्हीं पर बेस्ड अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ध्यान रखना अब मैं सारी थ्योरी जो है वो कंबाइन करके प्रॉब्लम्स करूंगा, ठीक है। जो भी हमने ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी है, डिफरेंट ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम अब कंबाइन करते हुए प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप लोग मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज बताएं। टोटल नंबर ऑफ वेज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 2 इक्वल ग्रुप्स के लिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पर्संस, देन टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं उनको अब हमें 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो रहा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का नंबर ऑफ फेज। अब हम बिना किसी कंडीशन के 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया विदाउट एनी कंडीशन अगर हमें r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल r कर देंगे। यस और नो? किसी को यहां तक कोई डाउट है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं सपोज करो हमें 5 डिफरेंट बुक्स गिवन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। 5 डिफरेंट बुक्स हैं, 1 सेकेंड प्लीज। हमारे पास 5 डिफरेंट बुक्स हैं और हमसे बोला हुआ है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज to divide these books in 3 groups and each group has at least 1 book। अब हमें रेशियो गिवन नहीं है, वो सारे केस जो पॉसिबल है वो हमें यहां बनाने होंगे। हमें बस टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन है कि टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट बुक्स हैं, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 बुक। तो किस किस रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अगर यहां टेबल बनाऊं कि क्या क्या रेशियो पॉसिबल है, तो देखो 1 1 3, एक ग्रुप में 1 बुक हो, सेकंड में भी 1 एंड रिमेनिंग 3 बुक्स हो। 1 2 2, बोलो जरा क्या और कोई ग्रुप पॉसिबल है क्या? अब ये मत बोलना 2 1 2, 2 1 2 1 2 2, ये तो सेम है। अरे यस और नो? तो ये 2 केस हमारे पॉसिबल हैं। अगर हम फर्स्ट केस का आंसर लिखना चाहें तो वो होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। ये वाला फैक्टोरियल 2 क्यों आया, क्या ये बात सबको क्लियर है? 2 इक्वल ग्रुप्स। यस और नो? तो फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ वेज वो ये रहे, और सेकंड केस के टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल ग्रुप्स हैं इसलिए फैक्टोरियल 2। और आपको तो पता ही है और का मतलब कौन सा रूल, एडिशन रूल।
और का मतलब कौन सा रूल होता है बच्चों? एडिशन रूल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड दीज 5 बुक्स इनटू 3 ग्रुप्स इफ ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 बुक, वो ये होगा। कोई डाउट किसी को? अच्छा, अगर मैं आपको बोलता कि अब इन बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी कंडीशन, इन बुक्स को हम लोग 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे अगर 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इस पूरे आंसर को, बोलो बच्चों, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? फैक्टोरियल 3 से। ये होगा नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज ग्रुप्स इनटू 3 स्टूडेंट्स। इन ग्रुप्स को 3 स्टूडेंट में बिना किसी कंडीशन के डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? फैक्टोरियल 3 से। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक और हम लोग फॉर ग्रुपिंग थ्योरी पर एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। चलो सामने देखो, एक लास्ट एग्जांपल और कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें सब बातें यूज हो जाएंगी, तो इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो हमें बोला हुआ है कि 8 डिफरेंट टॉयज हैं, हमें इन टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू 3 ब्रदर्स। कंडीशन सुनो। फर्स्ट कंडीशन, ईच रिसीव at least 1 toy. Second condition, no any to receive same number of toys. And third condition, younger brother receive maximum toys. इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमें इन 8 डिफरेंट टॉयज को 3 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन हमें रेशियो गिवन नहीं है। इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए किस रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं वो भी हमें फाइंड करना होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो पहले तो हम लोग पॉसिबल केस बना लेते हैं कि क्या क्या केस पॉसिबल है, फिर हम ग्रुप फॉर्मेशन लगाएंगे। सपोज करो एक ग्रुप में 1 हो, दूसरे में 2, तो थर्ड ग्रुप में कितने हो? 5 हो। यस और नो? 1, 3 एंड 4 हो। और सोचो आप लोग 1, 3 एंड कितने हो? 4। अगर हम लोग और सोचें 1 सेकेंड, तो 1, 2, 5, 1, 3, 4। फिर हम लोग 116 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 116 इसलिए अलाउड नहीं है। 116 जो है वो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमें बोला हुआ है कि नो एनी 2 ब्रदर रिसीव सेम नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, नो एनी 2 ब्रदर रिसीव सेम नंबर ऑफ टॉयज, इसलिए 116 अलाउड नहीं है। सिमिलरली 2, 2, 4 भी अलाउड नहीं होगा। तो ये 2 पॉसिबल केस हैं जिसमें इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल हम कर पा रहे हैं। चलो पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ये होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। यहाँ इक्वल ग्रुप्स नहीं है, इक्वल ग्रुप्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड हमने नहीं किया है किसी से भी। ये हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप किया। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू ब्रदर्स। और कंडीशन पढ़ो, यंगर ब्रदर रिसीव मैक्सिमम टॉयज। मतलब ये वाला जो हमने ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप तो जो यंगर ब्रदर है उसी के पास जाने वाला है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हमें कंडीशन गिवन है कि यंगर ब्रदर रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। मतलब जो हमारा लास्ट वाला दोनों केस में जो ग्रुप है 5 एंड 4 का, वो तो डायरेक्टली यंगर ब्रदर को चला जाएगा। रिमेनिंग रहे 2 एल्डर ब्रदर
एंड टू ग्रुप्स, टू एल्डर ब्रदर एंड टू ग्रुप्स। बोलो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ एज कितने होंगे? फैक्टोरियल 2। यहां फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हमें कंडीशन गिवन है फैक्टोरियल 3 से हम मल्टीप्लाई तब करते जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं हो। यस और नो? यहां हमें कंडीशन गिवन है कि यंगर ब्रदर रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज, तो ये वाला जो ग्रुप है ये डायरेक्टली यंगर ब्रदर को हमें देना पड़ेगा बिना किसी कारण के। रिमेनिंग रहे टू ग्रुप एंड टू एल्डर ब्रदर्स, डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ एज विदाउट एनी कंडीशन कितने होंगे? फैक्टोरियल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। लेकिन हम लोगों ने सबसे मेन बात यहां जो सीखी वो ये सीखी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स केवल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। इसी में हमने सीखा कि अगर ग्रुप्स को फॉर्मेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या चेंजेस होंगे, इक्वल ग्रुप्स क्या होते हैं, उस केस में क्या क्या चेंजेस होंगे। आई होप कि आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। रेगुलर स्टडी जरूर करना है। जितना भी थ्योरी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं आप लोग मेरी वेबसाइट www.mathsmagic.net से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करें। ठीक है, मैं वेबसाइट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, www.mathsmagic.net। थैंक यू।